नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक इंतहाई बदतमीज किस्म की खातून की वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इंतहाई गलीज किस्म का, एक घटिया किस्म का रवैया उन्होंने शो किया है ऑफिशियल्स के साथ, ट्रैफिक वार्डन्स के साथ। यानी ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की जो अपर मिडिल क्लास है वो गिद्ध बन गए हैं, ऐसे गिद्ध बन गए हैं कि जो बाकियों की बोटियां खाना शुरू हो गए, उन्हें नोचना शुरू हो गए। आप सिर्फ इस खातून का रवैया देखें, इसकी गाड़ी देखें, इसके अल्फाज का चुनाव और इसकी चीखो पुकार देखें, तो उसके बाद खुद फैसला करें कि ऐसी तालीम का, ऐसी तरबियत का, ऐसी गाड़ी का, ऐसी ठाठ बाट का क्या फायदा कि आपके अंदर इंसानियत मर गई हो और आप एक दरिंदा बन गए हो और एक ऐसा जानवर बन गए हो माशरे के अंदर कि आप काटने को दौड़े। ये इस खातून की वीडियो देख लें। आपको बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। नहीं कहते तो चाहे अपनी अकेडमी में जाकर सीखिए, जाहिर कहीं का आपको भी यूनिफॉर्म चाहिए। इतनी सारी दुनिया हटो सामने से, हटो। ये पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गरीब मजदूरी करते हैं। लेकिन इस खातून ने इस बदतमीजी के बाद एक ट्रैफिक वार्डन को बाकायदे से कुचल दिया। कुचल कर ये दरिंदा सिर्फ खातून यहां से भागी है। ये खौफनाक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो गाड़ी का नंबर है उसे ट्रेस करें और उसके बाद पता लगाएं कि ये खातून कौन है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इंतहाई खौफनाक वीडियो है, इंतहाई शर्मनाक वीडियो है और यकीन माने कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, जाहिर है। लेकिन हम सब ने ऐसी आवाजें उठानी है और यही बुनियादी वजह है कि ये आवाजें उठाने की वजह से 10 माह से सियासत और पीके को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। बराए मेहरबानी हमारे मेंबर बने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे इसको फैलाएं। चूंकि रीच को रोक दिया गया है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ हथकंडे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे। साथ साथ पेट्रियन में जाएं, हमें सपोर्ट करें और हमारे मेंबर भी जरूर बने। अब मुराद सईद साहब कुछ खुलासा कर रहे हैं और ये बड़ा खौफनाक खुलासा है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान के जो एक बदतरीन दुश्मन, सियासी हरीफ, एक ऐसे दुश्मन जिन्होंने ये भी कहा कि या तो हमारा बस चला तो खान नहीं होगा और खान का बस चला तो हम नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुन लें, जो अपने शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मानना पड़ेगा कि इमरान खान मुजाहिमत की, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करने में कामयाब हो चुका है। राना सनाउल्लाह को सुन लें। इस मर्तबा वो मज़ामत की सियासत जो है ना, वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। और ये बात जो सही बात हो, बंदे को मैं समझता हूँ कि सियासी वर्कर ये होता है कि वो जो बात अपने हक में है उसको भी तस्लीम करे, जो नहीं है उसको भी तस्लीम करे। तो बहरहाल इमरान खान ने मज़ामत तो की है, जो कि हमारा या मेरा ही अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। ये बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब के जियो टेलीविजन के एक प्रोग्राम में जब ये पूछा गया कि अगर तहरीक इंसाफ आपके साथ बैठ जाती है, बैठने को तैयार हो जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के केसेस भी खत्म हो जाएंगे? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि इसके ऊपर सोचा जा सकता है और जाहिर है जब बैठेंगे तो केसेस तो फिर खत्म होंगे। पीटीआई का आदत मुज़ाकरात करे तो वो इमरान खान की रिहाई बड़ी बात नहीं। ये राना सनाउल्लाह की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। इमरान रियाज खान साहब ने इसे कोट करते हुए ट्वीट किया है कि यह है कानूनी हैसियत इमरान खान पर बनने वाले मुकदमात की। यानी एक तरफ तो निजाम, पूरा निजाम खड़ा है नंगा होकर, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस भी, इमरान खान के जो मद्दी मुखालिफ हैं, वो भी अब ये समझ रहे हैं कि इमरान खान अगर बैठ जाए, अगर हमारे साथ हाथ मिला ले, बातचीत करने को तैयार हो जाए, तो ये केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ राना सनाउल्लाह, आपको याद होंगे शहरयार अफरीदी साहब, उस वक्त की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, उनका यह कहना है कि उस वक्त के मिलिट्री चीफ जनरल बाजवा साहब ने मेरे ऊपर केसेस बनवाए थे और उनका यह कहना है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे शिकवा किया तो जनरल बाजवा ने क्या कहा था, वो भी सुन लें। उन्होंने कहा वो नहीं, ये जो बेगुनाह होंगे कोई होर काम किया होगा, जी उन्होंने बात की, मैंने ये सुन ली। उसके बाद फिर दोबारा जब वो मुझे मिले वहीं पे, उस दिन को ब्रीफिंग थी पार्लियामेंट में, तो मुझे वो याद था। तो मैंने कहा कि बाजवा साहब आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाया है, मैंने कहा मेरा अल्लाह आपके और मेरे दरमियान इंसाफ करेगा और इसी दुनिया में करेगा जो आपने मेरे साथ ज्यादती की। कहने लगे नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा नहीं आपने बनाया। बाजवा साहब का कहना था कि और कोई कम खितिया होगा। उसके बाद राना साहब ये कहते हैं कि मैंने बाद में एक जो मुलाकात हुई उसमें जब शिकवा किया और उसके बाद तलखी मेरी और जनरल बाजवा साहब की बहुत ज्यादा बड़ी, इतनी तलखी बड़ी कि वहां पर मौजूद आसाद रफीक साहब और जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उन्होंने मुझे पकड़ कर पीछे किया कि कहीं और ज्यादा तलखी ना बढ़ जाए। वो भी सुन लें। मैंने कहा कि जिस अदारे का
ایک سرونگ آفیسر جو ہے آرمی سے ہو اور وہ اگر آپ کی مرضی اور منشا کے اگینسٹ ایسا مقدمہ بنائے تو اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس میں شامل ہیں. تو بہرحال پھر اس کے اوپر تھوڑا اور تلخی ہونے لگی تو وہاں پہ اعظم مزید فارڑ اور خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کھڑے تھے. انہوں نے پھر میری چلنے نہیں تھی یہ مجھے پڑ گئے پھر اور نہیں صاحب چھوڑیں. اب سب سے امپورٹنٹ یہ مراد سعید صاحب کا ٹویٹ ہے اور یہ بہت ساری چیزیں واضح کر رہا ہے. بڑا لمبا ٹویٹ ہے, میں سارا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں عمران خان کو مارنے کے لیے, عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. مراد سعید صاحب لکھتے ہیں وہ کون ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد ایک افغانی شہری کو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا ٹاسک دیا گیا. خیبر پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے گرفتار کر لیا, یعنی کہ افغانستان سے ایک شہری کو بلایا گیا اور ٹاسک دیا گیا کہ خان کو آپ نے مار دینا ہے. پولیس اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کی اور شخص کو گرفتار کر لیا گیا. موصوف کے پاس سرحد کے دونوں اطراف میں جو اہم ذمہ داریاں تھیں اور عوام میں ان کا پروفائل تھا وہ تو تشویشناک تھا ہی, ان کی گرفتاری کا مقام اور ان کو چھڑوانے کے لیے جس سطح پر کوششیں کی گئی وہ تفصیلات اور بھی ہولناک تھی. یعنی جو بندہ افغانی تھا پاکستان میں آیا, یہ ہائی پروفائل شخصیت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور جب یہ گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتار ہونے کے بعد انہیں چھڑوانے کے لیے بڑی بڑی جگہوں سے سفارشیں آنا شروع ہوگی. عمران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے. اسی سلسلے کا ایک جلسہ سوابی میں بھی تھا. اطلاع موصول ہوئی کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے, یعنی خان کے ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے. بروقت اطلاع ملنے پر پلان ناکام ہو گیا. جس شخص کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا موصوف ڈبل ایجنٹ تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ بعد ایک پڑوسی ملک میں ایک ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی, دونوں جانب سے, یعنی ایک اور ایجنٹ ہائر کیا گیا اور اسے دوسرے ملک میں مار دیا گیا. اس کے بعد لکھتے ہیں پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہوگا جب خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی. ایک نوجوان ملا تھا, ابتسام اس کا نام تھا. خان صاحب نے بلہ سائن کیا تھا, دستخط کیے تھے, ہم نے جا کر اس کے ساتھ ویڈیو بھی کی تھی اور وہ نوجوان آج بھی اپنے کمرے میں بلہ سجائے ہوئے بیٹھا ہے. معلوم ہوا کہ ہیلی کاپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا. بتایا گیا تحقیقات میں کچھ نہیں نکلا کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے رپورٹ بھی انہوں نے مرتب کی تھی, یعنی جہاز کے اندر غلط فیول ڈال دیا گیا تھا اور کوئی بھی حادثہ عمران خان کے ساتھ ہو سکتا تھا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں پنجاب میں ایک جلسے سے واپسی پر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں, مخصوص گاڑی میں, اور سفر کے آغاز کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا. وزیر آباد حملے کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات تو سب کے سامنے ہیں ہی. کیسے توہین مذہب کا بیانیہ بنایا گیا اور یہ بیانیہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے شروع ہوا. جاوید لطیف نے آغاز کیا اس کا, پاکستان کے پرومیننٹ نیوز چینلز نے اسے آگے پھیلایا اور پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اسے لائیو دکھایا تھا. تو لکھتے ہیں کہ وزیر آباد حملے سے پہلے توہین مذہب کا بیانیہ بنایا گیا جسے ٹاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی چلایا گیا اور پھر ایک مذہبی جنونی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا. پھر کیسے ملزم کے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی, کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی, اور اس نوجوان کے بارے میں جس نے آ کر یہ مانا تھا کہ میرے خان کے اوپر گولی چلائی ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں پر ہے, اس کی فیملی کہاں پر ہے, وہ شخص کہاں پر ہے, کون اس کا مقدمہ لڑ, یعنی کوئی بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد بنی گالہ کے باہر لگے کارکنوں کے کیمپ زمان پارک منتقل ہو گئے. بنی گالہ میں بھی متعدد بار مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپس میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوششیں ہوتی رہی. زمان پارک سے 4 دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے. جنوبی پنجاب کے کیمپ سے ایک بندہ پکڑا گیا. کارکن اس کو سائٹ پر لے جا کر پوچھ تاچھ کر رہے تھے کہ پولیس نے آ کر اس بندے کو اپنے ساتھ پولیس لے گئی. بعد میں کوئی جواب نہیں دیا, کہاں سے آیا تھا, کس نے بھیجا تھا, کیا کرنے آیا تھا, کوئی علم نہیں اس بارے میں. جب خطرہ ہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ شکایت کسے کرے, یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے. زمان پارک کی رہائش گاہ پر خودکش حملے کی اطلاع تھی. ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور چار دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا. ریاست مذاق اور بیانیاں بناتی رہی. کارکن اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں لا کر وہاں پر رکھتے رہے اور عمران خان کا گیٹ بھی توڑ دیا گیا تھا اور زیادہ ولنریبل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد لکھتے ہیں 14 مارچ کو پولیس زمان پر پہنچی. 18 مارچ کو عمران خان نے عدالت پیش ہونا ہی تھا. اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے. پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشت گرد کی گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوں. عوام نے تو واٹر کینن اور شیلز دیکھے. پھر اس کے بعد 36 خول گولیوں کے جو عمران خان صاحب نے اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی تھی اور عمران خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھائے گئے تھے. یعنی گولیوں کے شل تھے, یعنی ڈائریکٹ بلٹس فائر کی گئی تھی.
आईजी प्लास्टिक की बोतलों के पेट्रोल पंप पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, उनकी फोर्स साबिका वजीर आजम के घर पर फायरिंग करती रही, और खान साहब ने जो उसके बाद जाकर एक मीडिया टॉक की थी, इमरान खान ने कहा था कि मेरा घर भी लूट कर लेकर गए। एक तरफ ये रवैया था रियासत का, दूसरी जानिब बयानिया बनाया जा रहा था कि ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं। हमें खदशा हुआ कि ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इरादा रखते हैं, सो कैंप्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसी दौरान कारकुनों ने कैंप से एक इदारे का एहलकार पकड़ा, और इन्हीं एहलकारों के जरिए कैंपों में असलहा रखवाने का प्लान था। यानी कैंप के अंदर एक एहलकार मौजूद था और उसके जरिए कैंपों में असलहा रखवाना था, ताकि साबित किया जा सके कि यहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं। इस एहलकार को परवेज खटक साहब कारकुनों से छुड़वाकर ले गए, और परवेज खटक साहब भी ज़ाहिर उस वक्त सारी चीजों से मिले हुए थे। मार्च के आखिरी हफ्ते में इमरान खान को कत्ल करने के लिए एक और मंसूबे की इतला मिली। मुबैना तौर पर यह वाला मंसूबा एक सियासी जमात की जानिब से तैयार किया गया था। द रिपोर्टर प्रोग्राम में इस मंसूबे का तज़किरा हुआ और 100 मंसूबा लीक होने के सबब खटाई में पड़ गया। लाहौर के चंद अफसरों की जानिब से क़यादत को मुतनबे किया गया कि इस मामले पर ज्यादा बात ना करें, चूंकि यह मंसूबा सियासी पार्टी का था। इदारों ने तस्दीक की कि इतला मुसद्दिका थी, लेकिन तहकीकात की पेशरफ से आगाह नहीं किया। इमरान खान की अदालत पेशियों और रैलियों के दौरान जैसा रवैया रियासती इदारों की जानिब से रखा गया था, जैसे उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई और हमारी जाती सिक्योरिटी के निजाम को भी बार बार मफलूज किया गया, जैसे हमारी सिक्योरिटी पर मामूर लोगों को बार बार उठाया जाता रहा, ये सब वाकयात एक ही कहानी सुनाते हैं। अगस्त 2023 से इमरान खान रियासती तहवील में है, और जबकि बुशरा बीबी की जो टेस्ट में इतनी ताखीर के बावजूद भी वाज़ेह है कि उनके खानों में कोई ऐसी चीज तो मिलाई गई थी जिससे उनकी सेहत मुतासिर हुई, यानी कि उनका गला चिरा गया और उनका मैदा जख्मी हुआ, और ये तकरीबन 2 माह बाद जाकर ये सारे टेस्ट हुए हैं। ये भी ज़हन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लिखते हैं कि जनाब सिक्योरिटी को मफलूज किया गया। बुशरा बीबी के टेस्ट में इतनी ताखीर के बावजूद ये वाज़ेह है कि उनके खाने में कोई ऐसी शय मिलाएगी जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर डाला जा सके, और एन मुमकिन है ये तासुरात आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी के लिए मोज़र साबित हों। उसके बाद लिखते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को लाख खतरात के हवाले से कोई दोराय नहीं है। हम देख रहे हैं कि कैसे रोजाना कुछ टाउट्स के जरिए बाकायदा से धमकियां दिलवाई जाती हैं मुख्तलिफ अल्फाज में, और मामला इमरान खान के हवाले से और खड़े किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिटेल ट्वीट उन्होंने किया है, तमाम तरह हकाइक उन्होंने बयान किए कि कैसे इमरान खान के ऊपर अटैक और ये सारे मामला चलाए जाते रहे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।